हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग 2 CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4 हम आज फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीरीज का। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती क्या है। जब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नाम दिया था। तो आज हमने पढ़ना है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी रिस्क एबल चीज़ें होती हैं जो कि रिस्की होती हैं, या फिर कहते हैं कि एनडेक्वेट रिक्वायरमेंट्स, यानी कि मुख्तलिफ बेतुकी सी लगा लो आप रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ना काफ़ी, यानी कि अनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स, या फिर अजीब तरह की रिक्वायरमेंट्स को आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से क्या रिस्क होता है, क्या नुकसान होता है, क्या खतरा लाहक होता है। उनकी उसने यहाँ पे लिस्ट दी है कि अगर हम इनको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं तो फिर क्या होता है। insufficient user involvement lead to the unacceptable products, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा या नामुकम्मल यूज़र की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि मिसाल के तौर पे हमें यूज़र की जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं है, तो इसकी सूरत में हम अगर कोई काम करेंगे, लीड करेंगे, तो वो अनएक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि यूज़र ने अपनी चीज़ें हमें बताई नहीं है, हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं की उसने। बाद में जब हमने सॉफ्टवेयर बना दिया तो फिर वो मुंह उठा के आ जाएगा और बोलेगा ये भी मुकम्मल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, 100 तरह के बहाने बनाएगा। तो इस तरह से वो कहता है इनसफिशिएंट यूज़र इन्वॉल्वमेंट, के यूज़र का नाम मुकम्मल इन्वॉल्व होना, कि उसमें मुकम्मल तरह से बात को ना बताना, शामिल ना होना, ये कहता है कि बाद में मामला ख़राब होता है। इफ़ इनपुट फ्राम द डिफरेंट टाइप, अगर मुख्तलिफ टाइप की हम इनपुट लेते हैं ऑफ द यूज़र इज़ नॉट टेकन, ठीक है, यूज़र से अगर मसलन वो कहता है कि हम यूज़र से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं लेते, मिसाल के तौर पे कि वो अगर फ़र्ज़ करो उसने बोला कि सॉफ्टवेयर के अंदर 4 ऑप्शन रखने हैं, तो हमने 4 ऑप्शन नहीं लिए, हमने सिर्फ 2 लिए, तो वो फिर काम ख़राब कर देते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो यूज़र से हमने इनपुट लेनी है अगर वो नहीं लेते, तो आउटपुट बाउंड टू द लैक इन द की, यानी कि जो मतलब कि लैक कमी होती है, कि यानी कि जो मेन आपका मकसद है वो की है, वो उसमें वो कहता है कि कमी हो जाती है, यानी कि काम ख़राब हो जाता है। रिजल्टिंग क्या होता है कि रिजल्ट में क्या होता है कि अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बनती है जो कि कोई कबूल नहीं करता, ठीक है। ओवरलुकिंग द नीड ऑफ द सर्टेन यूजर क्लास, स्टेक होल्डर जो होते हैं फिर उसको वो कहते हैं कि डिससेटिस्फैक्शन होती है। अक्सर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो किसी खास यूजर के लिए नहीं बनता, वो स्टेक होल्डर जो कि सेंटर में डीलर होते हैं, ये भी एक तरह के यूजर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंपनी से बनवा के सॉफ्टवेयर अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं और फिर उससे पैसा कमाते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं। आप समझ लें कि इनको कबाड़िए कबाड़िए नहीं, व्यापारी समझ लें, सॉरी। तो ये फिर अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो कबूल नहीं करते तो फिर काम खराब हो जाता है। तो ये होता है कि असल में आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें यही चीज़ है कि अगर हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट लेते हैं या गलत रिक्वायरमेंट लेते हैं, नुकसान क्या है, ठीक है। उसके बाद क्रीपिंग द यूजर रिक्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू ओवररन एंड डिग्रेड द प्रोडक्ट क्वालिटी। क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट यानी कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उनको क्रीपिंग करना, यानी कि हद से ज्यादा उनको बढ़ाते जाना, ठीक है। ये फिर ओवर रन कर देते हैं, फिर डिग्रेड कर देते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को। रिक्वायरमेंट क्रीप इज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द बजट एंड टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वीज बनता है कि रिक्वायरमेंट क्रीप, अगर किसी की रिक्वायरमेंट को हम क्रीप करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है बजट में या टाइम में, यानी कि अगर हम किसी की रिक्वायरमेंट को क्रीप कर देते हैं, मतलब कि क्रीप कर देते हैं कि उसको हम ज़्यादा मतलब बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या उसको ज़्यादा मतलब हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, इसको आप बढ़ाने में समझ लें, इकट्ठा करने में समझ लें, तो फिर जो उस सॉफ्टवेयर को बनाने में बजट लगता है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे वो यही कहता है कि क्रीपिंग द यूज़र रिक्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू ओवररन, कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उनको बढ़ाना या उनको ज़्यादा इकट्ठा करना, इसको वो कहता है कि फिर जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी या फिर वो ओवररन हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा मतलब हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ बेतुकी होती है, तो ये बात वो यहाँ पे कहना चाहता है। बेसिकली मीन आइडेंटिफाइंग द एडिंग न्यू रिक्वायरमेंट टू द लिस्ट ऑफ द समवन एडवांटेजेस और वगैरह वगैरह, ये चीज़ें पढ़ लें, ये ऊपर की 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ चार्ट में बताया कि फिजिबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ तक आ जाता है, यानी कि ये उसने ग्राफ बनाए हैं, डिज़ाइन फिर यहाँ तक आ जाता है उसके अंदर, फिर कोडिंग यहाँ तक आती है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग कितनी है और जो टेस्टिंग है फिर वो यहाँ तक करनी पड़ती है। उसके बाद वो रेट ऑफ ग्रोथ,
यानी कि उसका रेट का ये पूछ सकता है कि सबसे पहले फेजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये क्विज बना के देख सकता है। इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपने हर लाइन को टच करना है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है एम्बिगियस 3 पॉइंट पे एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स लिस्ट होता है इल स्पेंड द टाइम एंड योर वर्क। मतलब वो कहने की बात ये करता है कि मतलब कि यहाँ पे समझ लो कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मेरी मम्मा कहती हैं जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होगी, अपनी डिमांड होगी। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स यानी कि यार अलग अलग से डिफरेंट वक्री वक्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें इस रिक्वायरमेंट में ये होता है कि अगर एक से ज़्यादा हर बंदे की डिफरेंट बेतुकी से रिक्वायरमेंट होती हैं तो फिर ये इल स्पेंट द टाइम, ये वक्त को बर्बाद करती है और फिर काम दोबारा से करवाती है। यानी कि एक रिक्वायरमेंट से एक बंदे की ठीक नहीं, उसने अपनी लगवा दी, फिर तीसरे ने अपनी, तो फिर काम हो सकता है ठीक ना हो, फिर दोबारा करना पड़े और वक्त का ज़या होता है, इसमें नुकसान होता है, ठीक है। एम्बिगियस रिक्वायरमेंट से यही चीज़ आपकी मुराद है। एम्बिगियस का उसने यहाँ पे 2 डिफरेंट लीडर्स सेम डॉक्यूमेंट्स इंटरप्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात उसने लिखी है। और यहाँ पे हम इसको, ये सारी लाइन इंटरेस्टिंग है, इसको याद नहीं करना लेकिन पढ़ने के लिहाज से बड़ी मजे की बात है। क्या कहता है वो, कहता है कि 2 बंदे हैं, उनकी डिफरेंट उर्दू फ्रेज उसने बोला है, रुको मत जाने दो, यानी कि लफ्ज है रुको मत जाने दो, ठीक है। रुको मत जाने दो, उसको 2 तरह से हम पढ़ सकते हैं। अगर वो यहाँ पे कोमा लगा देता है इसी लाइन के अंदर, यहाँ पे वो कोमा लगा देता है, वो कहता है रुको, एक फ्रेज अलग होगी रुको मत जाने दो, कि रुको मत जाने दो उसको, मतलब उसको जाने नहीं दो। यहाँ पे उसने बोला भी है, यहाँ पे लिखा भी है। और अगर वो यहाँ से कोमा हटा देता है, ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम कोमा हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं, तो फ्रेज दूसरी अलग कर दी, रुको मत, मतलब रोको मत उसको, रोको मत जाने दो, लेट हिम गो। वो कहता है कि उसे मत रोको, उसको जाने दो। और अगर कोमा यहाँ पे लगा देते हैं, वो कहता है रोको उसको मत जाने दो, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीजें उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है इस फ्रेज के अंदर कि अगर हम कोमा यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि लेट हिम गो। अगर वो कहता है कि अगर हम ऊपर लगा देते हैं तो लेट हिम गो, हो सकता है यहाँ से वो आपका क्विज बना दे, आपको हर लाइन के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो मतलब कि डोंट लेट हिम गो, अगर वो कहता है कि हम कोमा वहां पे लगाते हैं तो उसे मत जाने दो, अगर नीचे लगा देते हैं आगे लगा देते हैं तो फिर उसको मत जाने दो, रोक लो, ऐसा कुछ समथिंग। यानी कि जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। एम्बिगियस रिक्वायरमेंट जो है वो भी हमारे प्रोडक्ट के लिए नुकसानदेह होती हैं, इस बात का ख्याल होना चाहिए। उसके बाद ये चीजें आप खुद रीड करें। यहाँ पे उसने एक मतलब चीज बताई है, ये भी एक एग्जांपल है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद गोल्ड प्लेटिंग बाय द डेवलपर एंड द यूजर। गोल्ड प्लेटिंग से मतलब क्या होता है कि किसी चीज की गोल्ड प्लेटिंग कर देना, यानी कि यार उसको थोड़ा खुशामद कर देना, चूना लगा देना। यानी कि सब फर्ज कर लो कि एक चीज है उसके अंदर एक पर्सन ने और एक काम ठीक किया है, लेकिन दूसरी कंपनी वाला कहता है यार इससे तो मजा नहीं है, मैं तुम्हें ये करके देता हूँ वो करके देता हूँ, वो उसमें गोल्ड प्लेटिंग करता है, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। कहीं बटन इधर लगा दिया, यहाँ पे ब्यूटी डाल दी इधर, यानी कि एक बंदे को भगा देना या फिर एक जरूरत से ज्यादा बेतुकी चीजें ऐड कर देना। मतलब कि जब हमने रिक्वायरमेंट लेनी है उसमें गोल्ड प्लेटिंग कर दो, ये भी लगा दो वो भी लगा दो, ये चीजें ऐड कर दो वो चीजें ऐड कर दो, तो ये बाद में नुकसानदेह होती हैं। डेवलपर जब उनको ऐड करता है तो फिर ये बड़ा प्रॉब्लम बनता है। इसको पढ़ लेते हैं। गोल्ड प्लेटिंग रेफर टू द फीचर आर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट, यानी कि गोल्ड प्लेटिंग का मतलब वो कहता है कि ऐसा फीचर, ऐसी खसूसियात जो कि ओरिजिनल में उनकी ज़रूरत है ही नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो कहता है कि इस हकीकत में नॉट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एंड यूज़र के लिए। यानी कि जो एंड यूज़र से मुराद होता है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाया किसने, स्टेक होल्डर ने खरीदा, उसने अपनी वेबसाइट पर डाला, एंड यूज़र मैं हूँ, व्हाट्सअप मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि एंड यूज़र के लिए उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बट डेवलपर ऐड, लेकिन डेवलपर ने उसमें जरूर से ज्यादा चीजें ऐड करती। क्या सोचते हो, थिंकिंग वुड ऐड द वैल्यू प्रोडक्ट्स, ये वैल्यूएबल होगी। इससे वो क्या कहता है, नुकसान क्या होता है, रिजल्ट कि बजट ज्यादा हो जाता है, स्केड्यूल ज्यादा इंक्रीज और ये चीज ओवर रन कर देती है, बेतुकी सी बन जाती है। तो ये भी चीज हमारी रिक्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। गोल्ड प्लेटिंग भी नहीं करनी, उसके बाद आपने एम्बिगियस रिक्वायरमेंट नहीं करनी, उसके बाद आपने ये नहीं करना, क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स नहीं करने, और इनसफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट लीडर ये भी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है मिनिमल स्पेसिफिकेशन लीड टू मिसिंग द की रिक्वायरमेंट्स हैंस रिजल्ट इन द अनएक्सेप्टेबल। वही चीज जो ऊपर पड़ी है उसी को उसने दोबारा किया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा यहाँ पे मिनिमल स्पेसिफिकेशन लीड टू द मिसिंग की, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कुछ मिनिमल कम स्पेसिफिकेशंस लीड टू मिसिंग
कि ये रिक्वायरमेंट जो होती हैं खसूसियात का या रिक्वायरमेंट का या चीज़ों का थोड़ा कम ऐड करना, यानी कि पहले हमने पढ़ा कि ज़रूरत से ज़्यादा ऐड कर देना, लेकिन अगर ज़रूरत से कम चीज़ों का पता होगा, कम हम उसमें ऐड करेंगे, तो ये तो फिर बाद में रिजल्ट जो है वो भी ठीक नहीं होगा, तो इसको भी कबूल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने फीचर 10 ऐड करने थे लेकिन आपने उसमें सिर्फ 5 ऐड किए, तो बाद में मसला बनेगा। उसने एक एग्जाम्पल दी है, मेरे ख्याल से टाइम वेस्टिंग ना हो जाए तो मैं पढ़ा देता हूँ। वी नीड टू फ्लो द कंट्रोल सोर्स इंजीनियरिंग टूल्स। वो कहता है कि हमें ज़रूरत तो थी कि फ्लो कंट्रोल के लिए या सोर्स कंट्रोल इंजीनियरिंग टूल के लिए हमें ज़रूरत इनकी थी, ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस रिक्वायरमेंट, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट थी सिस्टम के अंदर बिल्ट इन के लिए। लेकिन वो कहता है कि ये अगर नहीं लगाए गए, उसके अंदर फंक्शन ऐड नहीं है, यानी कि इसमें यहाँ पे एंड पे देयर वाज नो फंक्शनल, यानी कि वो कहता है कि हमने अगर इनको ऐड नहीं किया सोर्स कंट्रोल इंजीनियरिंग टूल को, एंड वन कुड ड्रा ऑल काइंड ऑफ द मैप्स एंड ड्राइंग्स, यानी कि जो काम सब कर सकता था वो हमने फंक्शन ऐड ही नहीं किया, तो कहता है सिस्टम हाउ कुड यूज बिकॉज देयर वाज नो प्रिंट फंक्शनलिटी। वो कहते हैं अब ये मौजूद ही नहीं है उसमें, अब यही वाली रिक्वायरमेंट हमारी मिस है। वो कहता है कि जिसकी जरूरत थी वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं उसमें, तो फिर सिस्टम को कैसे कबूल कर लिया जाएगा। तो ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर है कि जरूरत से कम और जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जरूरत से कम है तो फिर ये नुकसान है। उसने आगे एक एग्जांपल दे दिया, सिस्टम शुड मेंटेन द हार्डली लेवल ऑफ द, एक दूसरी एग्जांपल है ये। वो कहता है कि एक सिस्टम है वो हार्डली लेवल ऑफ रेजरवायर, रेजरवायर वो एक पानी का सिस्टम होता है फॉर द डेप्थ सेंसर सिचुएशन इन द रेजरवायर। वो कहता है कि ये उसके लिए उस पर काम करता है। द शुड स्टोर द पास्ट 6 मंथ। अब इसका काम क्या है कि ये वैल्यू स्टोर करता है पिछले 6 माह की, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पिछले 6 माह की वैल्यू को स्टोर करता है। अब दूसरा सिस्टम है एवरेज वाला। एवरेज कमांड जो है वो ये डिस्प्ले करती है, एक मिनट, एवरेज कमांड वाला जो सिस्टम है, एवरेज कमांड डिस्प्ले एवरेज वाटर लेवल फॉर पर्टिकुलर सेंसर बिटवीन टू टाइम, यानी कि दो मुख्तलिफ वक्तों के औकात के दरमियान ये वाली जो चीज़ है सिर्फ इसने ये बताना है कि उसका लेवल कितना है, खास लेवल कितना है। ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अब ये चीज़ और ये चीज़ अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहता है कि दिस इज अनदर केस ऑफ द मिनिमल रिक्वायरमेंट, इट डज नॉट स्टेट हाउ द सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड, यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली दोनों अलग अलग हैं, तो फिर ये एक दूसरे के लिए हेल्प आउट नहीं करेंगे कि सिस्टम को रिस्पॉन्स कैसे करना है। इफ वी आर ट्राई टू कैलकुलेट द एवरेज वाटर लेवल बियॉन्ड द पास्ट 6 मंथ, अब अगर हमने इस फंक्शन की मदद से पिछले 6 मंथ का वो रिकॉर्ड निकालना है तो नहीं होगा, क्योंकि हमने उसकी खसूसियात उसमें जमा नहीं करवाई, वो एक फंक्शन ऐड नहीं किया। तो इसलिए नेक्स्ट वो कहता है कि इन कंप्लीटली डिफाइन रिक्वायरमेंट मेक एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग द इम्पॉसिबल। अगर आपकी वो जो चीज़ है वो अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट होता वर्ड, अगर वो आपकी कंप्लीट नहीं है तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग का बड़ा गर्क हो जाएगा और ये फिर ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होती। उसके बाद है लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स। अब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के लेवल कितने हैं, तो उसने यहाँ पे बोला है डिटेल क्या है, इसको थोड़ा सा रीड कर लें आप खुद। उसने बोला कि बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लेवल कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, यानी बिजनेस वाले लोगों के लिए। एक यूजर रिक्वायरमेंट होती है, जो यूजर होता है। एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, उसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। और उसके बाद बस यही रिक्वायरमेंट्स हैं और इनके लेवल दिए हैं। अब इनको हम रीड करते वन बाय वन। These are used to state the high level business objectives, ठीक है। अब ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, रिक्वायरमेंट जो है एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट, जो लोग बिजनेस करने वाले हैं अब उनके हिसाब से बनने वाले सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, उसमें वो क्या कहता है कि ये सिर्फ इस बात को बयान करते हैं कि हाई लेवल बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए ये प्रोग्राम होना चाहिए, और द ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। ये सारी एक लाइन क्विज बनती है बहुत, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये प्रोडक्ट काम करे, ठीक है। मसलन के दुकान में, शॉप में या बिजनेस में या कोई कंपनी में, उसके कहते हैं देयर आर द डॉक्यूमेंट्स मेन सिस्टम फीचर एंड फंक्शनलिटीज विदाउट गोइंग टू देयर निटी ग्रिटी डिटेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निटी ग्रिटी, यानी कि वो कहता है कि दे आर यूज टू डॉक्यूमेंट्स मेन सिस्टम के फीचर के अंदर, जो कि छोटी से छोटी, यानी कि छोटी बड़ी तमाम लगा लो, या छोटी से असल वर्ड है निटी ग्रिटी, छोटी छोटी, गोइंग इनटू देयर निटी ग्रिटी डिटेल। वो कहता है कि इसमें सिस्टम के लिए, बिजनेस के लिए छोटी से छोटी डिटेल पे ये मबनी होनी चाहिए। देयर आर द कैप्चर्ड डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइबिंग प्रोजेक्ट विजन एंड द स्कोप्स, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो कहता है यूजर की रिक्वायरमेंट्स जो है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स
कहता है कि यूजर रिक्वायरमेंट एट द फर्दर डिटेल बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कहता है कि ऐड फर्दर डिटेल टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी ना, उसमें मजीद वो कहता है कि कुछ चीजें डाल दो कि बिजनेस वाली तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें कुछ मजीद डाल दो, फर्दर डिटेल। दे आर कॉल्ड यूजर रिक्वायरमेंट बिकॉज दे आर रिटन फ्रॉम यूजर परस्पेक्टिव, फोकस ऑफ द यूजर रिक्वायरमेंट। और यहाँ तक आप इसको कंप्लीट समझ लें कि ये इसकी डेफिनेशन, यहाँ तक आप इसको सीन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूजर की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बिजनेस प्लस मेरी अपनी, तो ये होती है यूजर की रिक्वायरमेंट। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आगे से हम क्या करते हैं, हम इस यहाँ पे लिख देते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा स्पेस दे के, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब इनको देखते हैं क्या है। यहाँ वो कहता है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल कम इन द फॉर्म ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब जो फंक्शन है, व्हाट इज कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो कहता है कि नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास डिटेल का है वो इस सूरत हाल में आता है कि जो फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं उसकी उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, वो कहता है कि ब्रिंग इन द सिस्टम व्यूज, इसमें सिस्टम जो हम बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका व्यू कैसा होगा, वो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिफाइन फ्रॉम द सिस्टम, ये अब सिस्टम की तरफ से डिफाइन किए जाते हैं। जो सिस्टम हमने बनाना है ना, अब आपने बनाने वाले ने उसने क्या उसको कहते हैं, डेवलपर ने अब ये सोचना है कि ये सिस्टम के लिहाज से चीज़ें कैसी होंगी, तो वो फिर ज़रूरियात सिस्टम की होती है, फंक्शन के लिहाज से होती है। सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी डेवलपर मस्ट बिल्ड इनटू प्रोडक्ट एनेबल यूजर टू अकम्प्लिश इन देयर टास्क स्टेज, यानी कि हम जिस मकसद के लिए बना रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी, बिजनेस सेटिस्फेक्शन, सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। इन रिक्वायरमेंट को कहते हैं कि फंक्शनल की फंक्शनल सेल्फ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि फंक्शन किस तरह से फंक्शन काम करेगा, उसका क्या फंक्शन होगा, इन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट्स होती है इसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ वो कहते हैं कि इन लास्ट सेक्शन वी डिफाइन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट द डॉक्यूमेंट्स एट द डिस्क्राइब एट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम अलोंग विद द, ये कुछ खास नहीं, इसको सादा अल्फाज में शेयर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको सिस्टम के अलावा सोचना है हमने, यानी कि ये जो रिक्वायरमेंट थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी, इसमें जो सिस्टम है, यानी कि जो वर्ड सिस्टम है, इस पे आपने बेस करना है, इस पे हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स बेस करते हैं। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें रिक्वायरमेंट शुड नॉट ओनली डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी, ये भी फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये सिर्फ फंक्शनैलिटी को बेस नहीं करती, उसको नीड नहीं करती सिस्टम की, ये कुछ मजीद भी चीज़ें बताती हैं। जैसा कि ये बताएगी कि आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसके बाद मस्ट स्पेसिफाई द कंट्रेंट्स अंडर विच यू मस्ट ऑपरेट, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन पे बात करेगी, अवेलेबल चॉइस, डेवलपर ने डिज़ाइन क्या होता है, इसमें डिज़ाइन होगा, कंस्ट्रक्शन उसकी कैसी होगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट कैसी होगी। इन चीज़ों पे ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको हम नॉन फंक्शनल, यानी कि ये फंक्शनल सिस्टम के लिए नहीं होती, ये मजीद भी कुछ चीज़ें होती हैं और कार्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ तक इसको आप कंप्लीट अच्छे से करें ताकि आपको मजीद समझ आए। इसमें वो कहता है दीज आर यूज टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल सिस्टम, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्विज बन सकते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि कुछ एक्सटर्नल फीचर होते हैं, उसके बाद ये कुछ इसमें डिज़ाइन होता है, उसके बाद ये सिस्टम के अलावा होती है। यहाँ पे वर्ड लिखा था नॉट ओनली डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बताती है इम्प्लीमेंटेशन, बताती है उस क्वालिटी, बताती है परफॉर्मेंस कैसी होगी, एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे, उसके बाद ये स्टैंडर्डाइजेशन बताएगी। इस सारे सीन को नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये थोड़ी सी कम होती है और ये बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वो कहता है फंक्शनल रिक्वायर प्ले सिग्निफिकेंट रोल डेवलपमेंट, सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसकी कुछ वो कहता है कि एग्जाम्पल उसने दी है, ये एग्जाम्पल पढ़ लें कि सोलर प्लेटफॉर्म कैसा होता है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद ये सारा कुछ आप इसको अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद है ये करना है, ये मैंने क्रॉस किया है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है, पढ़ लेना है एक बार, लेकिन बुक के अंदर कोई भी लफ्ज़ फजूल नहीं लिखा था। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि इसको रीड करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जॉब होल्डर हैं, टाइम कम है, तो उसी पोर्शन को करें जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया। फर्ज करें वो कहता है कि एक सिस्टम के अंदर स्पेल चेकर लगा हुआ है, एक के अंदर स्पेल चेकर नहीं लगा हुआ, यानी कि जो आपकी करेक्शन करता है, इसको रीड कर लें। उसके बाद है स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर वही व्यापारी होते हैं
कारोबारी हजरात होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनवा के आगे सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि फाइल हिप्पो, सॉफ्टोनिक, गूगल एटसेट्रा, मुख्तलिफ चीज़ों पे इनके सॉफ्टवेयर इन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेक होल्डर। अच्छा, मैं इनको स्टेक होल्डर को व्यापारी क्यों कह देता हूँ कि आपको CS101 में मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी कि ये यूज़र के अलावा वाले लोग होते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही कह देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ना इसके नीचे एक एग्जांपल है ये वाली, तो अब इसको हम क्या करते हैं कॉपी, और हम इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। स्टेक होल्डर आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट होता क्या है। अब यहाँ पे किया पेस्ट और ये इसको किया यहाँ पे। अब जो यूजर है वो कौन है, मिसाल के तौर पे एक चीज बनाई है, यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं, एक चीज बनाई है इस यूजर के लिए, ठीक है। जो व्हाट्सएप है वो एक यूजर के लिए है कि उसने उसको मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है, ये तो हो गया उसका यूजर। लेकिन ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये जो मैनेजमेंट कंपनी वाले बंदे हैं, इन्होंने उस व्हाट्सएप को चेक करना है, मैनेजमेंट इसकी चेक करनी है। उसके बाद मार्केटिंग, यानी कि एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बना के आगे दे दिया और एक बंदा उसको सेल करता है और उसकी वो भी एक मार्केटिंग करता है, तो इसने भी सॉफ्टवेयर को चलाना है, इसे मैनेजमेंट वाले ने भी चलाना है। उसके बाद सिस्टम की जो इंजीनियर है, सिस्टम इंजीनियर जो है, उसने मतलब इसको इसकी मेंटेनेंस करनी है या इसका कुछ भी करना है, तो इसने भी इसको चलाना है, ठीक है। ये यूजर तो नहीं है, ये भी आम यूजर नहीं है, ये भी आम यूजर नहीं है, ये भी आम यूजर नहीं है। अब जो हार्डवेयर इंजीनियर है कि मोबाइल के अंदर जिस बंदे ने इस सॉफ्टवेयर को अटैच करवाना है, हार्डवेयर इंजीनियर जो है उसने भी तो टेस्ट करना है ना कि उसने एक हार्डवेयर बनाना है, उसने एक मोबाइल बनाना है, तो उसने चेक करना है इस सॉफ्टवेयर को लगा के कि क्या ये उस पर काम करता है। तो ये हार्डवेयर वाला है, ये इसका यूजर नहीं है। असल यूजर तो ये वाला है, ठीक है। असल यूजर के अलावा सारे लोग यूज करते हैं एक चीज को, तो इसलिए ये जो सारे लोगों का दायरा बन जाता है ना, ये सारे लोगों का जो दायरा बन जाता है इस तरह से, इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेक होल्डर है। यानी कि ये सब लोग जो हैं, जितने ज्यादा लोग हैं इसको यूज करने वाले, इनको स्टेक होल्डर कहते हैं। जो कि चीज को होल्ड करके स्टेक करते हैं, इसको स्टेक होल्डर कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर से मुराद वो लोग हैं जो यूजर के, असली यूजर के अलावा दूसरे लोग हैं, उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। अब यहाँ पे उसने बहुत अच्छे से लिखा है कि स्टेक होल्डर, द स्टेक होल्डर्स आर पीपल हु वुड इंटरेस्टेड इन द सॉफ्टवेयर, जो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कैरीज लाउड द वेट ऑफ द, बट इसके बाद उसने यहाँ पे आर नॉट एक्चुअल यूजर, ये एक्चुअल यूजर सिस्टम के नहीं होते। दूसरी लाइन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज एक्चुअल यूजर हु विल इवेंचुअली यूज द सिस्टम हैंस एक्सेप्ट द रिजेक्ट द प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि जो असली यूजर है वो इसको यूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा या नहीं। देयरफॉर इग्नोर नीड ऑफ द यूजर क्लासेस मे बी रिजल्ट इन द सिस्टम फेलियर। अगर यूजर को पसंद नहीं आया, उसके बाद उसने यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप वो कहता है फुलफिल द नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। कहता है सबसे पहली जरूरत है कि स्टेक होल्डर जिसने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके आगे बात बतानी है, आगे पहुंचाना है, इनकी खसूसियात को वो कहता है कि फुलफिल करो, उसके बाद यूजर को। और ये यूजर नहीं होता एक्चुअल, यही वो बात है कि ये स्टेक होल्डर असल यूजर नहीं होता, ये सेंटर में एक थर्ड पार्टी पर्सन होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद द फैक्टर स्टेक होल्डर हैव द टेंडली। उसके बाद ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। उसके बाद उसने द रोल ऑफ द, यहाँ पे ये देख, द रोल ऑफ स्टेक होल्डर कैन नॉट बी ओवरकम। यहाँ पे उसने ये बात बता भी दी है कि जो स्टेक होल्डर है उसकी बात पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि स्टडी की है कि 8300 प्रोजेक्ट्स, वो कहता है कि वो फ्लॉप हो गए हैं। रीजन क्या थी कि सिर्फ और सिर्फ जो है लेक ऑफ द यूजर इनपुट, यानी कि जो यूजर था उसकी चीजें पूरी नहीं हुई, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से 8300 प्रोजेक्ट वो कहता है जाया हो गए हैं। तो स्टेक होल्डर पे इतना वो कहता है जोर नहीं देना चाहिए। उसके बाद है रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट एंड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट थी, जो उसने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की, एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सारा सामान इकट्ठा करके उसने एक स्टेटमेंट बना ली, उसको रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि एक शख्स ने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स जो थी उसको एक कागज पे लिख लिया या एक डॉक्यूमेंट्स बना ली या एक स्टेटमेंट बना ली, तो उस स्टेटमेंट को रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, कॉल्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें मुझे कुछ नजर आ गया। वो कहता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। वो कहता है कि हमने जब लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ लेवल के जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि एक कागज हो सकता है, दो कागज हो सकते हैं, सबकी अलग अलग तफसील। तो कहता था टू मेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज नजर आई है इसलिए मैं इधर को आया हूँ। टू मेन डॉक्यूमेंट्स की जो चीजें होती हैं उसमें उसने बताया है
एक रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दोनों को एक फेज जो होगा उसको रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, और दूसरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहा जाता है उसको, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इसको हम कहते हैं नंबर 1 कह देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। और आगे उसने उसकी तफसील दी है दोनों की, और इसको वो कहता है कि दो नाम और भी दिए हैं, वो कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन भी इसको कहा जाता है, और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके अंदर पूछ सकता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जो आपकी स्टेटमेंट की उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए, कंप्लीट, करेक्ट, फिजिबल, नेसेसरी, उसके बाद कंप्लीट में क्या होना चाहिए। रिक्वायरमेंट जो उसने बताई है ना, वो मस्ट फुली डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी टू द डिलीवरेबल, यानी कि जो भी चीज आपको बताई थी वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसका नाम ही कंप्लीट है। उसके बाद वो करेक्ट होनी चाहिए कि ईच रिक्वायरमेंट मस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी, यानी कि जो भी फंक्शन है उसको मतलब वो उसको अच्छे से करेक्टली उसको वो कहता है कि एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे। उसके बाद फिजिबल, इट मस्ट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ईच रिक्वायरमेंट विद नाउन कंपैटिबल और लिमिटेशन, यानी कि जो आपने बनाई है चीज या प्रोग्राम लिखा है वो उसको चाहिए कि लाजमी तौर पे कंपैटिबल भी होना चाहिए, और उसकी लिमिटेशन जो है सिस्टम के मुताबिक होनी चाहिए, उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक। बाकी आप खुद देख लो, नेसेसरी और बाकी सारी चीजें आप खुद देख लो। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की जो करेक्टरिस्टिक हैं, इसमें कहता है गुड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी, यानी कि वो इसमें कहता है फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। कंप्लीट वही पढ़ लिया आपने ऊपर, दोबारा देख लेते हैं इसको। नो रिक्वायरमेंट और नो नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी मिसिंग, यानी कि जो खास चीजें ये मिस नहीं होनी चाहिए, जो खास जरूरत की चीजें ये मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कंसिस्टेंट, नो रिक्वायरमेंट शुड कंफ्लिक्ट विद द अदर सॉफ्टवेयर और हायर लेवल सिस्टम बिजनेस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देख ले क्या बाकी है, बस लास्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, इससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर थोड़ा सा हम एंड पे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन सी वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे मॉडिफिएबल से मुराद ये है कि आपका जो सिस्टम हमने मतलब जो बनाया है, जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें उसको बाद में मॉडिफाई किया जा सकता है, मतलब उसमें उसको बाद में मजीद अच्छा या उसको बाद में चेंज किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन व्हेन नेसेसरी एंड मेंटेन हिस्ट्री, उसमें मेंटेन हिस्ट्री होनी चाहिए। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आपको एक अपडेट आता है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप का एक अपडेट है 2016 में आया, फिर 17 को आया, फिर 19 को, फिर 20 को, और फिर साथ में उसका नंबर लिखा होता है। जैसे कि हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट 2.11 इस तरह से समथिंग कुछ लिखा होता है, तो इसको कहते हैं कि उन्होंने हिस्ट्री दी होती है, जो कि बाद में उस सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन में या यूजर के लिए सबके लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसमें मॉडिफाई होने की आपने खसूसियत अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखनी है कि हमने ये चीजें ऐड करनी है। ये जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ ये हमारा डॉक्यूमेंट से सारा। उसके बाद ट्रेसल वन शुड बी एबल टू द लिंक ईच रिक्वायरमेंट, मतलब के तमाम रिक्वायरमेंट के साथ लिंक होना। ओरिजिन डिजाइन इम्प्लीमेंट सोर्स कोड, मतलब कि तमाम उसका सोर्स कोड उसकी वेरिफिकेशन करेक्ट होनी चाहिए, हर चीज को आपने ऐड करना शामिल है। उसके बाद मिक्स्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वो कहता है कि इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर द स्टेट दैट, अब ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या, यूनिफॉर्म लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि यकसा तौर पे इक्वल, दिस डिफरेंस इन द डिटेल, वो कहता है फाजी implies relative importance of the these requirement hence misguide of the involved the development, वो कहता है कि आपके पास जो गैर जरूरी चीजों का ऐड कर देना, या वो कहता है कि डिटेल का मुख्तलिफ होना, एक डिटेल ये है दूसरी डिटेल ये है, तो वो कहता है ये चीज मिसगाइड करती है, तो ये सारी वो आपकी जो डेवलपमेंट है उसका बेड़ा गर्क कर देगी, ठीक है। उसके बाद ये उसने नीचे क्लियरली डॉक्यूमेंट्स की कुछ नीचे बात बताई है, इसको आप देख लें। तो यहाँ पे उसने यानी कि दो डिफरेंट बात बताई है कि वेयर हाउस के अंदर वो कहता है कि पर्पस ऑफ द सिस्टम इज टू ट्रैक द स्टॉक इन द वेयर हाउस, यानी कि अमेज़न का वेयर हाउस लगा लो। वो कहता है व्हेन लोडिंग, वो कहता है क्लर्क टाइप विड्रा कमांड ही और शी विल, वो कहता है कि कम्युनिकेट द ऑर्डर नंबर आइडेंटिटी और द एटम टू रिमूव्ड। उसके बाद वो कहता है क्वांटिटी रिमूव्ड, यानी कि वो
विल रिस्पॉन्स टू द कन्फर्म दैट द रिमूवल इज द अवेलेबल, ठीक है, अलाउएबल। वो कहता है कि अगर हमने दो मुख्तलिफ उसको रिक्वायरमेंट बताई हुई है तो वो दोनों आपस में मैच नहीं होती, तो फिर कोई गलत वाली चीज वो कहता है यहाँ से रिमूव हो सकती है। तो ये चीज आपके लिए मिसगाइडनेस का, यानी कि यहाँ पे उसने मिसगाइड बोला है तो इस लाइन को आपने मिस नहीं करना, मिसगाइड करती है। तो ये चीज मिक्स लेवल होना चाहिए आपका, अब्स्ट्रैक्शन इक्वल होनी चाहिए। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 4। आई होप सो दैट कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब सारा कुछ कर दे, जो कुछ भी होता है सारा कुछ ही करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band.